देखा जाता है कि हर इंसान अपने आप में एक नेतृत्व क्षमता विकसित करना चाहता है। वो भले इसे स्वीकार करे या ना करे। आखिर वो अपने परिवार का, अपने समाज का, बहुत सारी ऐसी जगहों का नेता बनना चाहता है। लेकिन नेता बनने के लिए, नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए बहुत सारे गुणों का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मेरा नाम है साहिल बिश्नोई और आप शुरू कर चुके हैं सुनना बुक्स एंड कोट्स पर बुक समरी। जिस किताब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है लीडरशिप विजडम और ये रॉबिन शर्मा ने लिखी है। रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित द 8 रिचुअल्स ऑफ विजनरी लीडर्स के साथ एक विजनरी नेता बनने के लिए तैयार हो जाइए। यह इंटरैक्टिव गाइड आपको अपने लीडरशिप के खेल को ऊंचा उठाने के लिए चुनौती देगी और इंस्पायर करेगी। एंगेजिंग कहानी कहने, थॉट्स प्रोवोकिंग एक्सरसाइज और रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के माध्यम से रॉबिन शर्मा ने 8 ताकतवर रिचुअल डिस्कस किए हैं इस किताब के अंदर, जो कि लीडरशिप के प्रति आपके विज़न में रिवोल्यूशनरी बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी ताकत को एक्सप्लोर करने और एक विजनरी नेता बनने के लिए एक पर्सनल रोड मैप विकसित करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शंस, गोल सेटिंग और एक्शन प्लान में एक्टिव रूप से भाग लेंगे। लिमिटेशन से फ्री हों, एक इनोवेटिव वर्क इन्वायरमेंट बनाएं और रिमार्केबल रिजल्ट्स हासिल करें। इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में आप मेरे साथ जुड़े और अपनी पूर्ण लीडरशिप पोटेंशियल का उपयोग करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। इस किताब में जो 8 रिचुअल्स बताए गए हैं उसमें सबसे पहला रिचुअल या अनुष्ठान है एक प्रभावशाली भविष्य केंद्रित होने का। इस किताब में लेखक कहते हैं कि दूरदर्शी नेता का काम है कि वो जिन कर्मचारियों को लीड कर रहे हैं उन्हें उनके काम के द्वारा उनका संभावित पोटेंशियल दिखाने का मौका देना चाहिए। एक नेता अपने कर्मचारियों को काम के लिए और दिए गए लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्साह बढ़ाता है। कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का उद्देश्य होना एक बहुत शक्तिशाली प्रेरणा होता है। लेखक कहते हैं कि नेताओं को अपने कर्मचारियों को भावना और समझदारी से बांधना चाहिए। नेताओं को अपने कर्मचारियों से हर काम के पीछे का कारण पूछना चाहिए और जब कर्मचारियों को इस कारण का जवाब मिल जाता है तो वो वही काम को जुनून के साथ करने लगते हैं। किसी भी कंपनी का विज़न और मिशन इस तरीके से लिखा जाना चाहिए जिससे उसका कर्मचारी संगठन में हो, जिससे उस कंपनी का उद्देश्य पता चलता हो। लेखक आगे समझाते हैं कि किसी भी नेता का मुख्य काम उसके कर्मचारी है जो काम कर रहे हैं, उससे दूसरे के जीवन में क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में सोचना और प्रेरित करना। ये मुख्य नेता का काम है जो बार बार अपने कर्मचारियों को ये एहसास दिलाता रहे। यहाँ लेखक समझाते हैं कि आपको अपने ज्ञान को अच्छे से उपयोग करना चाहिए, तभी आपके सकारात्मक इरादे को अच्छे परिणाम में बदला जा सकता है। स्टीफन कोवे के अनुसार आपको आपके कार्य समय के दौरान ईमानदारी का उपयोग करना चाहिए। नेता को हमेशा एक समझाने वाले तरीके से बात करनी चाहिए जिससे उसके कर्मचारियों की भावना जुड़ी हुई हो। हमेशा बात करते समय जो आप बोल रहे हैं उसको एक कल्पना के साथ जोड़ें जिससे आपके कर्मचारी भी वही देखें जो आप देख रहे हैं और सारे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। यहाँ पर लेखक जोड़ते हैं कि विजनरी नेता सबके जीवन के मान सम्मान का ध्यान रखते हैं और यही उनको उनके काम के माध्यम से उनकी उच्चतम क्षमता दिखाने की अनुमति देता है। दूसरा अनुष्ठान या रिचुअल है मानवीय संबंधों का अभ्यास करना। इस रिचुअल में लेखक समझाते हैं कि एक दूरदर्शी नेता कभी भी एक काल्पनिक लक्ष्य नहीं बनाते हैं, वो हमेशा दीर्घकालिक और मजबूत चीज बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि विश्वास और आधार के ऊपर मजबूत रिश्ते निर्मित हो।
जब आप रिश्तों को सुधारते हो तब आप अपनी नेतृत्व गुणवत्ता को भी सुधारते हो। इस कोट में लेखक समझाते हैं कि दूरदर्शी नेता सिर्फ कंपनी में कम समय में अधिकतम लाभ कमाने में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण समय दें और लोगों को विस्तार से बताएं और उनका संभावित निर्माण करने की अनुमति दें और अधिक प्रॉफिट पाने के लिए एक मजबूत संरचना बनाएं। नेता को उसके कर्मचारियों के साथ जुड़ना पड़ता है। नेता को अपने कर्मचारियों की हर बात पर ध्यान देना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। अगर आपके कर्मचारियों को आप पर विश्वास नहीं है तो वो आपके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे और अच्छे परिणाम बिल्कुल नहीं देंगे। हर एक इंसान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसे प्रोत्साहित किया जाए और समझा जाए। यहाँ पर लेखक ने कुछ सच्चे रिश्ते बनाने के लिए कुछ सरल नियम बताए हैं, जैसे हमेशा अपने वादों को निभाइए, हमेशा एक्टिवली लिसनिंग करें, लगातार करुणा के साथ रहें, यानी कि अपने कंपेशन को दिखाते रहें और हमेशा सच बोलें। आपके द्वारा तोड़े गए हर वादे आपके किरदार को चूर चूर करने लगते हैं। हर समय जब आप सही चीज़ करने से बचते हो तब आप अपनी गलत चीज़ें करने की आदत को प्रोत्साहित करते हो। इसी के लिए लेखक यहाँ कहते हैं कि एक अच्छा नेता बनने के लिए हमेशा अपने वादे को निभाते रहें। सुनने में आक्रामकता दिखाइए, यानी कि एक्टिवली लिसन करें। इस भाग में लेखक समझाते हैं कि एक दूरदर्शी नेता हमेशा अपने कर्मचारियों का दिल जीतने के लिए उसे बड़े ध्यान से सुनता है और यही उसे एक ज़बरदस्त वक्ता बनाता है। वो अपने कर्मचारियों के लिए सहानुभूति दिखाते हैं, उनको चुनते हैं और सभी कर्मचारियों में निवेश करते हैं। नेता को हमेशा अपने कर्मचारियों की बातें सुनने में दिलचस्पी और जुनून रहना चाहिए। उनको अपने कर्मचारियों के साथ खुले विचार से सवाल पूछने और उनको ध्यान से सुनने की आदत डालनी चाहिए। एक नेता को चाहिए कि वो हमेशा दयालु बना रहे। यहाँ लेखक कहते हैं कि दूरदर्शी नेता हमेशा अपने लोगों की तरफ से उदारता और ईमानदार चिंता दिखाते हैं। ऐसा करके लोग उनको पसंद करने लगते हैं, क्योंकि लोग हमेशा चाहते हैं कि इंसानियत के नाते उनके नेता हमेशा उनके मूल्य को प्रोत्साहन देते रहें, जिससे वो अपने काम करने के तरीके पर सहमत हो और एक अच्छी दिशा में उनका काम आगे बढ़े। जब भी कोई मुश्किल आती है तो नेता एक अच्छे उत्साह के साथ सही निर्णय लें और उस पर काम करें। अच्छे नेता हमेशा ईमानदार और खुले विचारों वाले होते हैं, जिस कारण वो लोगों का विश्वास जीत लेते हैं। एक अच्छे नेता को हमेशा अपने कर्मचारियों से बातों बातों में सारी जानकारी लेने की आदत होनी चाहिए। इससे वो लोगों का समर्थन जीत सकते हैं और भविष्य के विजन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जब आपके और आपके कर्मचारियों के बीच में खुले दिल से बात होगी तब आपके कर्मचारी आपके साथ काम करने लगेंगे और आपको कभी भी झुकने नहीं देंगे। खुली चर्चा का दूसरा फ़ायदा यही है कि वो छोटी छोटी समस्याओं से बचाते हैं और उसको वहीं पर रोक देते हैं। अब आते हैं तीसरे रिचुअल की तरफ, वो है टीम की एकता का। सबने ये कोट सुना है, अच्छे नेता एक अच्छे शिक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। यहाँ पर लेखक समझाते हैं कि अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को हमेशा चुनौतियाँ लेने को कहते हैं और हमेशा उनको विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक अपने छात्रों के विकास और सुधार के लिए समर्पित होता है। ऐसा ही एक अच्छा नेता अपने कर्मचारियों को अपने परिणामों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित, प्रेरित और समर्थन करता है। एक अच्छे नेता को ये समझ बहुत ज़रूरी है कि सारे लोग अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रशंसा के अभाव के कारण वो लोग नकारात्मक नतीजे देने लगते हैं। वो कर्मचारी निष्क्रिय हो जाते हैं और मध्यम कर्मचारी या एक एवरेज
कर्मचारी बन जाते हैं। लेखक बताते हैं, एक नेता के रूप में आपको अपने कर्मचारियों को ढूंढना और उन्हें प्रेरित करना है, और जब आपको वो मिल जाए तब आपको उनकी सबके सामने प्रशंसा करनी है और उनको उपहार देना है। इससे ना सिर्फ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, बल्कि इससे उनकी कोशिशों को भी उत्साह मिलेगा और जो काम करते हुए अच्छे नतीजे लेकर के आएंगे। यहाँ पर लेखक एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी गलती के ऊपर जुर्माना या सज़ा देने का डर भी उतना ही ज़रूरी है जितना सकारात्मक कार्रवाई को जानना और उसको सबको दिखाना। यहाँ लेखक कुछ सिद्धांत बताते हैं। जब भी आपको किसी की प्रशंसा करनी हो तो ईमानदारी के साथ सबके सामने कीजिए, और दूरदर्शी नेता अपने काम करने की जगह को तनाव मुक्त रखते हैं। वो अपने कर्मचारियों को काम करने की आज़ादी देते हैं और ऐसा करने से वो अपने काम में सफल होते ही हैं। यहाँ पर एक कोट का भी जिक्र किया गया है। एक नेता के तौर पर आप क्या करोगे? आप अपने कर्मचारी को एक फ़िश दोगे और उसको पूरा दिन उसके सवालों का जवाब दोगे, या फिर आप उसको फ़िश कैसे पकड़नी है वो सिखाओगे और आप उसको हमेशा अपने साथ रखोगे। काम करने की जगह और माहौल दिखाता है कि आपके ऑफिस का माहौल काम करने की आज़ादी देता है और आप अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। आगे लेखक 4 तरह के आचरणों को प्रस्तुत करते हैं जो सामूहिक एकता को बढ़ावा देते हैं और कर्मचारियों की क्षमता को अधिकतम करते हैं। पहले हैं, एक विजन बनाएं। एक दूरदर्शी नेता को एक साझा विजन स्थापित करना चाहिए जिसे टीम के सदस्य समझ सकें और उसके आसपास एकत्रित हो सकें। साथ ही टीम के सदस्यों को एक दूसरे के लिए लक्ष्यों की निर्धारण में शामिल करना स्वामित्व और उद्देश्य की भावना को प्रोत्साहित कर सकता है। दूसरा है, मतभेदों का सम्मान करें। एक दूरदृष्टि वाला नेता जिसको चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों को सक्रियता से सुने, उनके विचारों को मान्यता दें और विचार विमर्श में सम्मानतापूर्वक अटैच रहें, भले ही मत अलग अलग हो। तालमेल बहुत ज़रूरी है। नेता को अपनी स्थिति को सम्मान के साथ समझाना चाहिए, ना कि कटुता से। टीम एकता को साधना संभव है, भले ही सभी कर्मचारी नेता के फैसलों से सहमत ना हो। टीम के भीतर विश्वास बनाएं। एक नेता को टीम सदस्यों को टीम की घटनाओं और गतिविधियों के माध्यम से जुड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे मजबूत टीम के बीच रिश्ते बनते हैं जो विश्वास का निर्माण करने के लिए ज़रूरी होते हैं। विश्वास एक एकीकृत टीम के लिए महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए सकारात्मक व्यवहार का उपयोग करें। एक दृष्टिवान नेता सकारात्मक प्रभाव डालने के तरीकों का उपयोग हमेशा करता है, जैसे युक्ति संगत प्रेरणा, मूल्यों का आह्वान, परामर्श और वांछित परिणाम, यानी कि स्ट्रेटेजिक इंस्पिरेशन, इन्वोकिंग वैल्यूज, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड डिजायर्ड आउटकम्स, और कारणों को स्पष्ट रूप से बयान करता है, बताता है। धमकाना या धमकी जैसे नकारात्मक तकनीकें केवल उन टीम सदस्यों के बीच विभाजन उत्पन्न करती है जो ऐसे आचरणों को देखते हैं। इस रस्म को लेखक एक अर्थपूर्ण कथन के साथ समाप्त करते हैं जो हमेशा याद रखने योग्य है। जब मकड़ी के जाल एकजुट होते हैं तो वे एक शेर को भी बांध सकते हैं। इन रस्मों का पालन करके नेताओं को एक ऐसा माहौल बनाने में सफलता मिलती है जो टीम सदस्यों के बीच एकता, विश्वास, प्रभावी संचार यानी कि इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। अंततः उनकी क्षमता को अधिकतम सीमा तक विकसित करता है और अद्भुत परिणाम प्राप्त करता है। अब आगे है नेक्स्ट रिचुअल, समायोजन और परिवर्तन प्रबंधन का अनुष्ठान। लेखक बताते हैं कि व्यापार दुनिया में परिवर्तन की महत्वपूर्ण शक्ति है और दृष्टिवान नेताओं को परिवर्तन के साथ संघर्ष करने से आगे बढ़ना होगा। परिवर्तन को
ऑपरेट करने के लिए अनएक्सपेक्टेड को प्रबंधित करने की डिसिप्लिन विकसित करनी चाहिए। चुनौतीपूर्ण समय में जो सबसे अधिक सीखते हैं वे लड़ाई में विजय निकलते हैं। ये वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में बहुत ही उचित है, जहां बिजनेस एनवायरनमेंट में अबंडेंस और कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए हर संगठन को हमेशा नवाचार और पुनर्संचारना करनी होगी। कोई भी परिवर्तन से बच नहीं सकता। लीडर को चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों को परिवर्तन के सकारात्मक पहलुओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे और नए अवसरों की खोज करते रहें। एक बहुत ही सुंदर कोट है, परिवर्तन में आनंद होता है, परिवर्तन के बिना प्रगति नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखें। यदि आप हर दिन एक ही कार्य करते हैं तो नए परिणाम प्राप्त नहीं करेंगे। परिणामों को बदलने के लिए दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। पश्चिमी दर्शन विचारधारा कहती है कि परिवर्तन को स्वीकार करना हार है, जबकि पूर्वोत्तर दर्शन शिक्षा देती है कि जीतने के लिए झुकना आवश्यक है। इसके अलावा लेखक मानवों को पानी के समान बताते हैं, जो व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रवाहित हो, अनुकूलित हो और जो भी उनके रास्ते में आता है उसके साथ मिल जाएं। परिवर्तन को ग्रहण करने से चिंता और भय को पार करने में सहायता मिलती है, जो विकास और प्रगति की प्रक्रिया की शुरुआत करती है। हालांकि हमारे मन को परिवर्तन के खिलाफ संचारित किया जाता है, जिसे होम्योस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। हम अपने पैटर्न को रीसेट कर सकते हैं। परिवर्तन के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए ताकि भय को कम किया जा सके। कर्मचारियों के बीच परिवर्तन को एक सुनहरा अवसर समझने, सीखने, विकास करने और सफलता के लिए एक दृष्टिकोण को विकसित कराना लीडर की जिम्मेदारी होता है। इसके अलावा लेखक का सुझाव है कि लीडर्स को अपने कर्मचारियों को योग्यता अनुसार क्रियाएं और पहल के लिए ध्यान केंद्रित करने की सीख देनी चाहिए ताकि वे सफलता के नए शिखरों को प्राप्त कर सके। इस रिचुअल में लेखक नेताओं से कई सवाल पूछने की सलाह देते हैं ताकि वे संगठनात्मक परिवर्तनों के साथ अनुकूल होने की क्षमता का मूल्यांकन कर सके। जैसे, क्या मैंने परिवर्तन को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है? क्या मैंने परिवर्तन को अवसर के रूप में देखा है? क्या मैंने नई तकनीक, योजनाएं और चालू नियमों को तेजी से सीखा है? क्या मैंने लोगों की चिंताओं और संदेहों को गंभीरता से लिया है? क्या मैंने अपनी व्यक्तिगत गलतियों को स्वीकार किया, सीखा है और आगे बढ़ पाया हूँ? क्या मैं एक आशावादी इंसान हूँ? किसी भी संगठन में परिवर्तन के सफल नेविगेशन के लिए लीडर्स को सबसे पहले खुद के परिवर्तन प्रक्रिया के माध्यम से नेतृत्व करना चाहिए। इसमें मूल रूप से अधिक स्थिर होने के लिए अलग अलग तरीकों का अनुभव करना, खुद परिवर्तन के प्रभाव को समझना और अपने व्यवहार के प्रभाव को दूसरों पर पहचानना शामिल होता है। लेखक ने संगठन के भीतर लचीलापन और परिवर्तन को अपनाने के लिए नेताओं के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। जैसे, जिज्ञासु बने, एक नेतृत्व के रूप में आश्चर्य की भावना बनाए रखें और फैसले लेने से पहले सवाल पूछें। एक ही योजना पर कसकर ना बैठें। अलग अलग परिस्थितियों में अनुकूलता के लिए प्लान बी और प्लान सी जैसी वैकल्पिक योजना बनाइए। एक समर्थन प्रणाली बनाएं। एक टीम सदस्य को समर्थन प्रणाली के रूप में बैठकों में लाएं और हर टीम के सदस्य को समान मौका दें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे भी इसमें भाग लें और अपने विचार साझा करें। परिवर्तन के प्रति अपने रिएक्शन को समझें। आने वाले परिवर्तनों के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट करें ताकि आप अपने कर्मचारियों के साथ सही ढंग से संवाद कर सकें। नए वातावरण और स्थितियों में खुद को डुबोएं। नए लोगों से जुड़कर, नई चीज़ों की कोशिश करके और नई टीम का एक्टिव पार्ट बनकर परिवर्तन प्रक्रिया में पूरी तरह समर्पित रहें। हमेशा याद रखें कि आपकी कंपनी की वृद्धि आपके लोगों की वृद्धि के समानांतर है और जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे।
अगला रिचुअल है व्यक्तिगत प्रभाव गतिविधियाँ। इसमें लेखक अपनी समय प्रबंधन और समय नेतृत्व की कला को दर्शाते हैं। उन्होंने सत्यापित किया है कि अगर आप अपने समय का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं तो यह आपका नेतृत्व करेगा। यानी अगर आप समय के साथ नहीं चले तो आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि काम करने की कला इसमें है कि जाने क्या बाकी रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि एक लीडर को आवश्यक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जबकि अनावश्यक कार्यों की उपेक्षा करनी चाहिए। लेखक सुझाव देते हैं कि रविवार को कम से कम आधे घंटे का समय सप्ताहांत के कार्यों की योजना बनाने में समर्पित करें। प्लान को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस यहाँ पर लेखक ने बताई है, जैसे अपने भविष्य के गोल को पुनः देखें। इसे अपने ईयरली गोल के साथ में कंपेयर करें। उसको देखें कि जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच रहे हैं या नहीं। अपने लक्ष्यों को छोटे माइलस्टोन या लक्ष्यों में बांटें। इन माइलस्टोन को हर एक्टिविटी में शामिल करें और उन्हें प्रायोरिटी दें। कार्यों को सक्षमतापूर्वक सौंपें और माइलस्टोन का ट्रैक रखें। इसलिए सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय नेताओं को अगले सप्ताह के कार्यों की सूची बनानी चाहिए और कार्यवाही के कदमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगला रिचुअल है आत्म नेतृत्व का अनुष्ठान। एक अच्छा नेता वही होता है जो हर काम की शुरुआत अपने आप से करता है। दूसरों के लिए एक अच्छा नेता बनने के लिए पहले खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है। कई लोग कंपनी में आगे बढ़ने की आकांक्षा तो रखते हैं, लेकिन यह उन्हें पता नहीं होता है कि यह अंदर से ही शुरू होता है। हर नेतृत्व अपनी आंतरिक शुरुआत से शुरू होता है। हमें खुद को सुधार कर, अच्छा करके और परिभाषित करके अपनी नज़र से दुनिया को देखना होता है, जो सबसे ऊंची, सबसे ज़्यादा अलौकिक होती है। लेखक ने अपने दृष्टिकोण को समझाने के लिए कुछ नेतृत्व के नियमों का भी वर्णन किया है, जैसे सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ मैनेजमेंट। महान नेता बनने के लिए दृष्टिकोणी नेता को पहले अपने बारे में समझना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या उन्हें ऊर्जावान करता है और वे क्या मानते हैं। इन बातों को जानकर वे विश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं। इतिहास में सभी महान नेताओं को महान माना गया है क्योंकि उन्होंने जो कुछ उन्हें मान्य था उसके लिए उनमें साहस था। सेल्फ एक्सेप्टेंस यानी कि आत्मस्वीकृति। आत्मस्वीकृति में स्वयं के साथ 100% ईमानदार रहना शामिल होता है और उसे सब निंदा के बिना स्वीकार करना चाहिए। एक नेता के रूप में जब आप आत्मस्वीकृति प्राप्त करते हैं तो आपकी वृद्धि कम तनावपूर्ण स्थान से होती है। आप खुद को उन क्षेत्रों पर केंद्रित करना शुरू करेंगे जो आपके लिए मायने रखते हैं और जहां आप विकसित होना चाहते हैं। इसके बाद है सेल्फ मैनेजमेंट। एक नेता के रूप में आपको आत्म प्रबंधित होना चाहिए। यह आपको कार्य में अधिक उत्पादक, समर्पित और स्वतंत्र बनाता है। आत्म प्रबंधन में आपको खुद के लिए जवाबदेही लेनी और सुनिश्चित करना होता है कि आप अपना समय और संसाधनों का प्रबंधन सकार्य करेंगे। एक नेता के रूप में आपको अच्छे निर्णय लेने और उचित समय पर कार्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है। अत्यधिक काम करने और खुद को ज़्यादा मेहनत करने से बचने की। यदि आप पहले खुद की मदद नहीं कर सकते तो आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। इसलिए दूसरों की मदद करने के लिए खुद की मदद करें। अगला रिचुअल है रचनात्मकता और नवाचार का अभ्यास। लेखक पुरानी धारणा को चुनौती देते हैं कि केवल कुछ लोगों को क्रिएटिविटी की ब्लेसिंग्स मिलती है और कहते हैं कि हम सभी में क्रिएटिविटी की क्षमता होती है। यहाँ लेखक रचनात्मक सोचकरों की चर्चा करते हैं जो ऐसे लीडर होते हैं जो इनोवेटिव विचारों को उत्पन्न करते हैं, जो बाद में नए आविष्कारक बन सकते हैं या दुनिया की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। नवाचारी नेता यानी कि क्रिएटिव लीडर
विचारशील होते हैं, जिनके पास महान विचार होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वे अपने टीम सदस्यों को प्रेरित करते हैं ताकि वे विचारों को हकीकत में बदल सके। एक दूरदृष्टि नेता के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि नेता उन सभी व्यक्तियों के मन में सुस्पष्ट रूप से रचनात्मकता की सुनिश्चित अवस्था को जगाए। एक नेता को अपनी टीम के सदस्यों की सोच को समझने की जिम्मेदारी होती है। लेखक का सुझाव है कि वर्क प्लेस में स्वच्छता की प्रथा होनी चाहिए और मूल और रचनात्मक सोच को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। नेताओं को याद रखना चाहिए, एक अच्छा विचार आपके संगठन को पूरी तरह से बदल सकता है। क्यूरोसिटी बढ़ाना और कई सवाल पूछने के नए विचारों को पोषित करने का सबसे पक्का तरीका है। अब हम इस किताब के आखिरी चरण की तरफ जा रहे हैं, जिसमें लास्ट रिचुअल है योगदान और महत्व को ग्रहण करने का। नेता होने की अंतिम रीति में लेखक बताते हैं कि एक आदमी की विरासत उसके जीवन के गहरे और सबसे अच्छे गुणों का प्रतीक है। एक विरासत छोड़ना दूसरे लोगों को प्रभावित करने या सफलता के शिखर पर पहुंचने के बारे में नहीं है। हाँ, अच्छा या बुरा दिखना इसके बारे में भी नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और मानव जाति पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। लेखक का दबाव है कि जितना अधिक आप देते हैं उतना ही आप पाते हैं। अंत में सबसे बड़ी और सदैव प्राप्ति करने वाला तोहफा वही है जो आप पीछे छोड़ते हैं। नेता के रूप में ये मतलब है कि आपके कार्य और आपके पीछे छोड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए। नेता को ऐसे कार्यों को करना चाहिए जो सबके लिए एक बेहतर भविष्य में योगदान दे सके। रॉबिन शर्मा की विजनरी को समझने और प्रभावित करने वाली लीडरशिप टेक्निक को अपनाने से आप स्वाभाविक रूप से एक नेता नहीं बन जाएंगे जो सत्ता का अधिकार रखे या लोगों के दिलों को जीते, लेकिन आप निश्चित रूप से प्रेरणा के साथ नेतृत्व करना सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बुक समरी बहुत पसंद आई होगी। मुझे आशा है आप इसमें से कुछ ना कुछ सीख करके अपने जीवन में लागू करेंगे। लीडर हमेशा कुछ सीखता है और आगे बढ़ने के लिए खुद को और दूसरों को प्रोत्साहित करता रहता है। अगर आपको इस बारे में कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, ना पसंद आया हो तो आप सुझाव दे सकते हैं। और मेरी तरफ से हमेशा की तरह आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी नेतृत्व क्षमता को जागृत करके अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के काम आते रहिए।